हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जनरल साइंस से रिलेटेड। स्पेसिफिकली विल बी फोकसिंग ऑन फिजिक्स। तो फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज वी आर रनिंग बिकॉज हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई है एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट अ फुल कोर्स ऑन इट। प्रीलिम्स के लिए फुल जो कोर्स है वो हमारा शुरू हो रहा है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। 11th ऑफ मार्च से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर द कोर्स यू कैन चेक द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ पर जाकर आप हमारा वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव उसमें क्लासेस होंगी प्लस ऑफलाइन भी होंगी, तो दोनों तरह से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो let us just discuss some MCQs on physics which are very highly relevant for your HCS exam. Number 1, which of these is incorrect about the force of gravitation? तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेगा वो आपको इजी टू मॉडरेट लगेगा बिकॉज इसी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो HCS में पूछे जाते हैं। सो विच ऑफ दिस इज इनकरेक्ट अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? नंबर 1, इट कैन नॉट बी शील्डेड अगेंस्ट. Number 2, it acts on particles having mass or even massless particles. Number 3, it always attracts and never repels. And number 4, none of the above. देखिए, it cannot be shielded against, incorrect है, correct है, it cannot be shielded against. It always attracts and never repels, ये भी correct है. It acts on particles having mass or even massless particles. No, it doesn't act on massless particles. Mass is necessary for gravity to act. तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा B. B is correct. So it is the weakest of the 4 fundamental force interactions: electromagnetic, nuclear, weak force और gravitation. इन चारों में से सबसे weakest जो force है वो gravity होती है. Question number 2, the apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is due to what? Sunrise, बिल्कुल sunrise और बिल्कुल sunset के आसपास हमें जो sun की disk है वो बहुत flat नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? A, halo effect of the sun. B, atmospheric refraction. C, cloud iridescence. और D, formation of mirage on the ground. इन चारों में से क्या कारण है कि हमें सनराइज और सनसेट के दौरान सन की डिस्क जो है वो फ्लैटेंड नजर आती है? द करेक्ट आंसर इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. देखिए, जब जो सन होता है जब वो बिल्कुल अपने हॉराइजन पे होता है तो उसे अर्थ की बहुत सारी लेयर्स से गुजर के आना पड़ता है, उसकी लाइट को बहुत सारी लेयर्स से गुजर के आना पड़ता है जिसकी वजह से वो लाइट्स बेंड होती हैं एंड इट लुक्स लाइक द सन इज फ्लैट. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है. द लाइट गेट्स स्कैटर्ड. सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज बेंडिंग ऑफ लाइट रेज. तो जो लाइट रेज जो सन से आ रही हैं वो बेंड होती हैं जिससे हमें लगता है कि वो फ्लैटेंड है. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कैन फ्लोट ऑन वाटर? लाइक मेटाफोरिकली अगर किसी प्लैनेट को हम पानी के ऊपर छोड़ दें तो कौन सा प्लैनेट है जो फ्लोट करेगा? लाइक दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी कि वो प्लैनेट कितना डेंस है, इसका ये मतलब हुआ. तो जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी पे फ्लोट करेगा. Options are A, Mars and Jupiter, B, Venus and Neptune, C, Mercury, Venus and Saturn और D, Saturn only. देखिए, एक बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन होती है. जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. प्लूटो इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट. तो इन 8 प्लैनेट्स में जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं दे आर सॉलिड प्लैनेट्स, राइट, दे आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. जो बाकी 4 प्लैनेट्स हैं वो गैशियस प्लैनेट्स हैं. तो मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स, उनकी ग्रेविटी, उनकी जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की बहुत कम है. सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर पहले प्लैनेट्स में से कोई आ रहा है तो दैट विल नॉट बी द आंसर. तो मर्करी, वीनस, मार्स, दिस आर नॉट द आंसर्स. सैटर्न ओनली इज द आंसर. डेंसिटी इतनी कम है कि ये पानी पर भी फ्लोट हो सकता है मेटाफोरिकली. Saturn has the lowest density of all the planets in the solar system. The actual number is 0.687 grams per cubic centimeter. So it floats, it can float on water. Right? Question number 4. In a plane mirror, image is always like what? At a fixed distance from the plane of the mirror, at the same distance behind the mirror as the object is in front of it, at a distance less than the distance of the object from the mirror,
or at the focal point of the mirror irrespective of the distance of the object from the mirror. एक प्लेन मिरर जैसे हम घर में आईना देखते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? काफ़ी आसान है ये भी क्वेश्चन। जैसे हम अगर आईने से 2 फुट दूर खड़े होते हैं तो आईने में भी वो इमेज हमें 2 फुट पीछे नज़र आती है, यानी कि एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। सो ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर हियर। जो ये वाला थर्ड स्टेटमेंट है, एट अ डिस्टेंस लेस देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये कैरेक्टरिस्टिक है कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर में जो चीज़ हमें जितनी दूर होती है उससे एक्चुअली पास दिखाई देती है, जो कि व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर्स में यूज़ किया जाता है। जो आउटर रियर व्यू मिरर होता है उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, सो दोज आर कॉन्वेक्स मिरर्स, बट प्लेन मिरर की सेकेंड इज द कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 5, साउंड वुड ट्रैवल फास्टेस्ट वेयर? सबसे ज़्यादा तेज़ साउंड कहाँ जो है ट्रैवल करेगी? ए वाटर में, बी एयर में, सी डायमंड में, या फिर डी आयरन में? अब इसका भी एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, अगर आपको प्रिंसिपल पता है देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट यू कैन एक्चुअली अरेंज दैम इन अ सीक्वेंस कि सबसे धीमे हवा जो सबसे धीमे जो आवाज़ है वो किस मीडियम में ट्रैवल करेगी, उससे फास्ट एंड द फास्टेस्ट। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी, हाउ क्लोजली द एटम्स आर और द मॉलिक्यूल्स आर सिचुएटेड। तो जितने ज़्यादा मटेरियल डेंस होगा उतनी ही जो स्पीड है साउंड की वो ज़्यादा होगी, यानी कि सबसे कम स्पीड होगी एयर में, उससे ज़्यादा होगी वाटर में, उससे ज़्यादा होगी आयरन में, और सबसे ज़्यादा होगी डायमंड में, बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट डेंस मटेरियल। सी डायमंड बिकम्स योर आंसर, राइट। तो अगर इसको हमें कंपैरिजन करना हो तो साउंड एयर में 343 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, 1484 यानी कि ऑलमोस्ट 5 गुना स्पीड से ट्रैवल करती है वाटर में, 5120 मीटर पर सेकेंड से करती है आयरन में, लेकिन अगर डायमंड को देखें तो 12000 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। सो फास्ट इज द साउंड इन डायमंड। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉयल इन अ हीटर इज मेड ऑफ व्हाट? जो हीटर में कॉयल होती है जो गर्म होती है वो किस मटेरियल से बनी होती है? ए नाइक्रोम, बी टंगस्टन, सी कॉपर, या फिर डी आयरन? Its correct answer is A, nichrome. It is made up of nichrome. So heating coils are commonly made up of metal alloys which are a combination of 2 or more elements. The most commonly used metal alloy is nichrome, which is an alloy of nickel and chromium. Nickel और chromium का ये एक alloy है, nichrome. Hence option 1 is the correct answer. काफ़ी straightforward questions होते हैं, but there are certain statement based questions as well. ध्यान से पढ़ेंगे। What is the difference between CFL and LED lamp? क्लोरोफ्लोरोस CFL जो होता है और जो LED लैम्प होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? 1. To produce light, a CFL uses mercury vapor and phosphorus while an LED lamp uses semiconductor material. It is correct. Second, the average lifespan of a CFL is much longer than that of an LED lamp. No. LED लैम्प का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CFL. थर्ड है CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू LED लैम्प. यस, LED ज़्यादा एफिशिएंट होता है. गवर्नमेंट भी एक स्कीम चला रही है, LEDs जो है वो पूरे इंडिया में द स्ट्रीट लाइट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड विद LED लैम्प्स. तो इसीलिए है कि उसकी लॉन्गेविटी भी बहुत ज़्यादा है और वो एनर्जी एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CFL. सो 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. योर आंसर इज C, 1 and 3. Right? Question number 8. According to the modern theory of nature of light, the light is what? Of wave nature only, of particle nature only, both wave and particle, यानी कि dual nature है light की, या फिर neither particle nature nor wave nature. Modern theory के according, पहले तो जो theories थी उसमें there was a different interpretation, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला that this is the nature of light. तो क्या है वो? क्या वेव नेचर है, सिर्फ पार्टिकल है, दोनों है, या दोनों नहीं है? द आंसर इज सी, बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर. दोनों तरह से लाइट ट्रैवल करती है, वेव नेचर में भी एंड पार्टिकल नेचर में भी. सो यस, डुअल नेचर ऑफ लाइट वाज द डिस्कवरी दैट वाज मेड इन मॉडर्न थ्योरी.
most commonly most common phenomenons, reflection, refraction, interference, diffraction, polarization can be explained by wave nature of light. Wave nature होती है light की. Both the photoelectric effect suggest a particle nature of light, hence light shows wave as well as particle nature. So this is your answer. Question number 9. The working principle of a washing machine is what? एक washing machine जब कपड़े धोती है, गोल घूमती है, what is the principle that is being followed there? Centrifugation, dialysis, reverse osmosis और diffusion. कौन सा principle जो है washing machine follow करती है? Again, it's an easy one. The answer is A, centrifugation. तो देखिए आप इन जब questions को देख रहे हैं, ये questions इस तरह के हैं कि अगर आपने इस तरह के कुछ hundreds of questions कर लिए, then you are going to be in a very good position as far as exam is concerned. तो अगर आप ऐसे बहुत सारे और questions solve करना चाहते हैं, hundreds of such questions, we have high quality questions available for you in the data bank, and you can access those, you can join our test series by clicking on the link in the description. आप इन questions को जितना practice करेंगे उतना ही आपकी accuracy बढ़ेगी. No matter how much you study, beyond a point you have to test yourself for exam purpose. So A, centrifugation is the answer. Washing machine works on the principle of centrifugation. It's a process that involves the use of centrifugal force for separation of mixtures with a centrifuge used in industry and laboratory settings. More dense components of the mixture migrate away from the axis of the centrifuge, while less dense components of the mixture migrate towards the axis. तो बाहर की तरफ जब ये force फेंकती है, so the heavier materials goes to the outside and the lighter one gets scattered on the inside. This is the principle of centrifugation. काफ़ी सारे ये swings में भी ये principle use होता है. Question number 10. A long jumper runs before jumping. अगर हमने कभी long jump लेनी हो तो हमें बहुत दूर से भाग कर आना पड़ता है. Why? Because to cover a great distance, to maintain momentum conservation, to gain energy or to gain momentum. इन चारों में से क्या एक जंपर को हेल्प करता है जब वो एक लॉन्ग रन लेता है जंप लेने से पहले? बिकॉज शी कवर्स अ ग्रेट डिस्टेंस, बिकॉज शी मेंटेन्स मोमेंटम कंजर्वेशन, बिकॉज शी गेन्स एनर्जी बाय रनिंग, बिकॉज शी गेन्स मोमेंटम बाय रनिंग. इनमें से क्या करेक्ट आंसर है? द आंसर इज टू गेन मोमेंटम. वही मोमेंटम जंप में काम आता है. द मोमेंटम दैट द रनर हैज गेन्ड विल हेल्प हर इन टेकिंग अ लॉन्ग जंप. दैट इज द आंसर हियर. हाई जंप में एक अलग तरह का मोमेंटम होता है और लॉन्ग जंप के लिए बहुत एक डिफरेंट तरह का मोमेंटम होता है जिसके लिए एक लॉन्ग रन इज रिक्वायर्ड. सो द हायर द मोमेंटम, लॉन्गर और हार्डर द पर्सन हैज टू रन. सो द एथलीट रन्स बिफोर जंपिंग टू गेन मोमेंटम. मोमेंटम ऑलरेडी नहीं होता है उसमें. जो इसमें बी ऑप्शन है, मेंटेन मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज नॉट ट्रू. मोमेंटम तो अभी गेन करना है विच विल कम बाय रनिंग. इट हेल्प्स इन जंपिंग हायर एंड लॉन्गर बिकॉज ऑफ inertia of motion gained due to the motion. Right? So these are the questions from physics that I had to discuss with you. So if you have assessed yourself, अगर आपने general science prepare की हुई है and you are scoring less than 7 or less than 6 in this test, I would strongly recommend you to join our course by clicking on the link. And if you are scoring somewhere 6 to 7, you might want to increase your score क्योंकि बहुत easy level के questions थे जो मैंने डाले हैं इस वीडियो में. And if you are scoring barely 7 or maximum 8, then I would suggest you to take a test series because the more you practice, the more it will be good for you. Right? So thank you and all the best.